बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 11 के मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के एक मिड टर्म क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो ये उसी का हमारा पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में हमने बच्चों कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट कर लिए थे। जैसे कि हमने सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे टोटल 12। सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया था, 2 मार्क्स से 6 क्वेश्चन थे। और सेक्शन सी जो था इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया था, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर डी और सेक्शन नंबर ई, डी में हमारा एक पैसेज, एक कार्टून और एक मैप क्वेश्चन रहेगा। और जो ई वाला पार्ट रहेगा इसमें बेसिकली 6 मार्क्स से हमारे टोटल 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे और ये कंप्लीट मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको पिछली वीडियो का थोड़ा समराइजेशन करवा देता हूँ, तो सेक्शन ए में देखिए इस तरीके से हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते थे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जरूर देखिएगा। यहाँ पे उसके बाद सेक्शन बी आ गया था जिसमें हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा था। सेक्शन सी जिसमें 4 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन थे और सभी को हमने बहुत बढ़िया तरह से समझा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर डी। ठीक है, देख सकते हो सेक्शन नंबर डी में कैसे कैसे क्वेश्चन है, पैसेज पे बेस्ड, ठीक है, कार्टून एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 मार्क्स के हैं बेसिकली 24। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, ये हमारा गद्यांश है। अब हमें क्या करना है, इस गद्यांश को पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसके आंसर देंगे। तो देखिए बेसिकली ये है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और इनका नियंत्रण का अधिकार के संबंध में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। यानी कि सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 324 स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के संबंध में। संविधान की ये शब्द स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय लेने की जो भूमिका होती है, यानी कि चुनाव के संबंध में अंतिम निर्णय जो है वो कौन ले सकता है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या की सहमति की है। सर्वोच्च न्यायालय भी मानता है कि हाँ ये ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ये बेसिकली स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के बारे में बातें यहाँ पे की गई है। अब देखिए इस संबंध में हमसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, ये ज्यादा मैंडेटरी है। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ये जो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग था इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो आप डेट याद रखिएगा, जब हमारा भारत संविधान लागू होता है, ठीक है ना, कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, ठीक इसके एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के संबंध में। तो इनका सही नाम है यहाँ पे श्री सुकुमार सेन, ये देश के प्रथम चुनाव आयुक्त रहे। उसके बाद यहाँ पे और देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि निर्वाचन आयोग जो है वो निर्वाचक नामावली यानी कि कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है उसकी एक सूची तैयार करता है। ठीक है, ये राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और उन्हें मान्यता भी प्रदान करता है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तौर पे, राज्य तौर पे इनका वर्गीकरण, इनको मान्यता देना, ये सब इसके कार्य है। अब जो कार्य नहीं है वो ये है कि स्थानीय सरकारों के मुखियाओं का चुनाव करना, ये गलत है, क्योंकि ये जो कार्य है वो किसका होता है, वो राज्य चुनाव आयुक्त का होता है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का नहीं होता, राज्य चुनाव आयुक्त का होता है। ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीके से आपसे इजीली यहां से क्वेश्चन 4 में देख लीजिए, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के आपने देखा होगा इसकी संरचना में एक मुख्य व्यक्ति होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। जैसा कि अभी हमने देखा था कि प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, श्री सुकुमार थे। तो ऐसे में
इनके संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल मुख्य चुनाव की बात हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त की। सबसे पहला, मुख्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल ठीक है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, या फिर ये कह सकते हो कि जब तक ये 65 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहता है। चौथा ये है कि संसद के द्वारा यदि इन पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाएगी तो इनको यहां से हटाया भी जा सकता है, बिल्कुल सभी ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात ये है जो गलत है वो, कि यह हमेशा एक सदस्यीय संस्था रही है, गलत है। वैसे देखो यहाँ पे बात की गई मुख्य चुनाव आयुक्त की, लेकिन यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग उसकी बात कर दी गई, तो ये पहले कंप्लीट खत्म हो गया। और वैसे भी अगर ये निर्वाचन आयोग की बात करते तो ये हमेशा से एकल संस्था सदस्य नहीं रही है, क्योंकि एकल सदस्य का मतलब पता है क्या है, कि या तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा या तो इसका कोई एक ही मुख्य रहेगा। लेकिन इसमें हमने देखा था जब 1980 का दशक था, ठीक है, तो उस समय इसे त्रिसदस्यीय संस्था भी बनी, फिर एकल सदस्यीय भी बनी, फिर से त्रिस्तरीय बनी। तो ऐसे ये हम नहीं कह सकते कि हमेशा से एक ही सदस्यीय संस्था रही थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 इजीली आप यहां से रीड आउट कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन के आंसर को समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आप समझ भी गए होंगे। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इजीली आप इसे यहां से रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज। एक पार्ट क्या कहता है कि व्हेन वाज इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश्ड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, दैट इज 25 जनवरी 1950। हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री? इसका राइट आंसर क्या है? ये थे हमारे सुकुमार सेन जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, दैट इज कंडक्टिंग इलेक्शन टू द हेड्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। डी है select the incorrect statement about the chief election commissioner of the independent election commission, that is option number 4 is wrong। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है ये है मैप पे बेस्ड। और बच्चों एक चीज और बता दूं कि इसमें मैप जो है वो दो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो द्विसदनीय राज्य पद्धति वाले, और एक जो है आपका चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है संघवाद के बारे में, एक वो वाला इंपॉर्टेंट है बस। तो इस वीडियो में इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन पेपर है इस वाले में आपको कंप्लीट करेंगे, और जो दूसरा क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाऊंगा उसमें संघवाद वाले को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किन्हीं 4 राज्यों को चिन्हित करना है और उनके नाम लिखने, और दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं वो किन्हीं 4 स्टेट का इस पे नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये मैप आपको इस तरीके से ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा, और इस मैप में आपको भरना होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे और द्विसदनीय राज्य है। यहाँ पे बहुत से राज्य आ जाते हैं, जिस संबंध में एक आपकी बुक का ही मैप मैंने यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो भारत के द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत। तो सबसे पहले देखो, पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि अब ये एक केंद्रीय जो केंद्र शासित प्रदेश है वो बन चुका है। अब यहाँ पे मैन जो रह गए उनको समझ देखो। सबसे पहला है यहाँ पे महाराष्ट्र, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है बिहार, और छठा है उत्तर प्रदेश। और पहले ओडिशा भी था, लेकिन ओडिशा को लेके अभी वर्तमान में कोई यहाँ पे बात नहीं बताई जा रही है कि है या नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं गिना अभी। तो हमें बताना है ये सभी हैं कहाँ पे। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे हम देखेंगे तो यूपी हमारा ये रहा, और ये हमारा बिहार है, ठीक है। और यहाँ पे और नीचे आ जाते हैं तो ये हमारा जो है वो महाराष्ट्र है, और फिर ये तेलंगाना है, ये वो है क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, और ये कर्नाटक है। तो इस तरीके से आपको किन्हीं 4 को अंकित करके उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे हमने कर दिया भाई अंकित हर एक चीज को, कौन कौन से कहाँ पे हैं। पहला महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये इंपॉर्टेंट है। और एक जो दूसरा है वो है संघवाद वाले से, उसे भी हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम की, मैं एज आपका यही आने वाला है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए एक कार्टून दिया गया है, इस संबंध में हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्टून बेसिकली देखिए ये दिया हुआ है हमें इस तरह से, ये कार्टून है हमारा। इस संबंध में क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछे गए हैं। बेसिकली ये पता है क्या चीज किस चीज को दर्शा रहा है, कि ये है नेहरू जी, और ये है राज्यपाल, और नीचे भी है राज्यपाल। तो ये क्या दर्शा रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की शक्ति कैसी है, कैसे राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, कैसे विवाद है, इस चीज को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, ठीक है।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेकंड, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। एक चीज मैं पहले कंप्लीट कर दूं कि हमेशा 4 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा आपका इस इमेज से अलग ही आएगा, सभी क्वेश्चन ऐसे संबंधित नहीं आएंगे, याद रखना। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की गई है तो ये लगाया जाता है बच्चों 356 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। थर्ड देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के विवाद के संबंध में जो सरकारीय आयोग था इसका गठन कब किया गया था। तो सरकारी आयोग का गठन हुआ था बच्चों 1983 में। इसका कार्य ये था कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो विवाद है उनके लिए हल या फिर सॉल्यूशन का एक रास्ता ढूंढे। फिर आ जाता है यहाँ पे फोर्थ, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब हमें 4 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन गलत है ये समझाना। पहले देखिए क्या है कि राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा से ही विवाद का एक विषय रही है। तो बिल्कुल ठीक है, ये राज्यपाल की भूमिका के संबंध में विवाद के से बिल्कुल ठीक है। दूसरा, राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है, यानी कि जिसे हम चुनते हैं, जनता चुनती है, ये ऐसा अधिकारी नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये है, अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवा या फिर राजनीतिज्ञ हुए हैं। इनकी जो भी राज्यपाल होते हैं अधिकतर रिटायरमेंट जब हो जाते हैं तो ये या तो सैन्य अधिकारी या तो लोक सेवा या फिर राजनीतिज्ञ बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है हमारा। चौथा है, आमतौर पर राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखा था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इस संबंध में क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा रॉन्ग आंसर, रॉन्ग पॉइंट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था हमारा कार्टून पर बेस्ड क्वेश्चन और ये आपका एक चित्र है, इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे रेडी कर लीजिएगा। अब इसी को आप यहाँ से इंग्लिश में देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है कार्टून। बाय whom is the governor appointed, तो ये होता है प्रेसिडेंट। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट्स रूल यूज्ड इन द स्टेट, दैट इज आर्टिकल 356। एंड व्हेन वाज द सरकारिया कमीशन constituted in relation to the dispute regarding the appointment of governor, 1983। which statement about the governor is wrong, that is usually the governor is appointed by the प्राइम मिनिस्टर बेसिकली, ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे बेसिकली हमारे 4-4 मार्क्स के, और जिसमें से हमारा पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, सेक्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन था हमारा बेसिकली पैसेज पे बेस्ड, 1-1 मार्क्स के ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वो था हमारा मैप पे बेस्ड, और मैप को आप कैसे करना है ये भी देख लिया था। फिर एक क्वेश्चन था हमारा चित्र पर आधारित क्वेश्चन, इसको भी हमने देख लिया कैसे आपको करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर डी, सॉरी ई तो हमने कर लिया है, डी तो कर ही लिया है। ई आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें बेसिकली आपके 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, और 4 में हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। 27 यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं बताइए, यानी कि हमें मौलिक अधिकार की विशेषताएं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं बतानी है। तो पहले हम इसी क्वेश्चन का आंसर समझेंगे, फिर दूसरे को पढ़ेंगे और फिर दूसरे का आंसर समझेंगे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की विशेषताएं समझिए। सबसे पहले तो ये कुछ विशेषताएं हैं मौलिक अधिकार की, कौन कौन सी। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि मौलिक अधिकार जो भी नागरिकों को दिए गए हैं इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया, अर्थात इन्हें संविधान में लिखा गया है। हमारे जितने भी अधिकार हैं संविधान में लिखे हुए हैं, एवं संविधान जो है इसको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान बनाते हैं, उल्लंघन होता है तो उसका भी प्रावधान होता है। साथ ही साथ इनकी गारंटी भी कि ये कभी छीने नहीं जाएंगे, एवं इनकी सुरक्षा की गारंटी संविधान स्वयं करता है, ठीक है। संविधान ये देखता है, ये सुनिश्चित करता है कि सरकार कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे कि मौलिक अधिकार जो है इसका उल्लंघन हो। साथ ही साथ यदि अगर कानून बन जाए या फिर आपका कोई संस्था, कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप सीधा, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मर्जी जाना है तो जाओ, इवन ये पावर है कि आप सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जाके आप अर्जी जाहिर कर सकते हो इसके खिलाफ, ठीक है। उसके बाद अगर इनमें कुछ परिवर्तन करना है मौलिक अधिकार में तो क्या करना होता है, संशोधन करना। तो ये मौलिक अधिकार की विशेषताएं हैं।
फिर ठीक इसी के नीचे आ जाते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसकी विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं भाई, या फिर ये होते क्या है इस संबंध में। तो सबसे पहला, ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों को, नागरिकों को किसके द्वारा, किसके अलावा मिलते हैं, मौलिक अधिकारों के अलावा जो नियम कानून मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है। बेसिकली इसके अंतर्गत राज्य को कुछ निर्देश दिए जाते हैं जिनको कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है। अब जो ये निर्देश संविधान देता है राज्य को, ये सरकार की मर्जी है कि उसे लागू करे या ना करे, लेकिन लागू करेगी तो अच्छी बात है, लोगों को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे, वो सरकार को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो लागू कर सकती है, ये उसका दायित्व है। इसके अगर उल्लंघन होता है तो आप जो है वो इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, अभी तक कौन कौन से यहाँ पे लागू किए गए कुछ ये भी देख लीजिए, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन कानून, यानी कि जमींदारी जो व्यवस्था थी इसको खत्म कर दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। कई फैक्ट्री अधिनियम आए हैं जिसके तहत महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में कैसे कार्य करवाना है, कब कहाँ पे प्रतिबंध है, ये बताया गया था। न्यूनतम मजदूरी के लिए यहाँ पे बात उठाई गई थी। ठीक है, मतलब ये लागू किए गए। साथ ही साथ पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई ताकि शासन जो है वो छोटे से छोटे स्तर पर आसानी से किया जा सके। रोजगार गारंटी योजना भारतीय किसानों के लिए किया गया। स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील यानी कि दोपहर के भोजन की जो बात है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। तो ये मौलिक अधिकार की विशेषता है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेषता है। सिंपल सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है दूसरा अथवा में। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली हमें पता है क्या बताना है, जो संवैधानिक उपचार है ये अधिकार, या फिर आप ये कह सकते हो कि न्यायपालिका के द्वारा जो रिट जारी किए जाते हैं वो बताने हैं। 5 मार्क्स में रिट बताने हैं और 1 मार्क्स में आपको ये संविधान का हृदय आत्मा ये अधिकार कौन सा है ये बताना है। तो चलिए आंसर को लिखते हैं। बेसिकली देखो, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके तहत होता क्या है, तो इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। वो उसकी मर्जी है, डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट जाए या ना जाए, वो सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा जा सकता है। ठीक है ना। अब इस संबंध में जब ये अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका जो है वो कई तरीके के रिट जारी कर सकती है। ठीक है, बेसिकली कौन सा अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बेसिकली जितने भी हमारे बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनको ये संरक्षण देने वाला एक अधिकार है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा मौलिक अधिकार में ऐसा कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार को संरक्षित करता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के पूछ सकता है। तो याद रखना है आपको क्या लिखना है, सिंपल जो रिट बताऊंगा उसे लिखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ रिटों के बारे में, जिसमें से कुछ रिट को, 3 रिट को पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, इन्हें समझेंगे। तो पहला रिट देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है निषेधाज्ञा। बेसिकली देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी न्यायालय जो है उसके अंडर एरिया में जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है ये आदेश जारी करता है कि आपने 24 आवर के अंदर से क्यों जो है यहाँ पे नहीं भेजा है या फिर क्यों पेश नहीं किया है, तब ये किया जाता है। ठीक है, और वो देखती है कि गिरफ्तारी का तरीका सही है तो सजा देगी, अगर सही नहीं है तो उसे छोड़ देगी। सिंपल है, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी गिरफ्तार करो, न्यायालय में पेश करो, सही है तो छोड़ दो, गलत है तो सजा दे दो। परमादेश क्या होता है, ये आदेश बच्चों तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आईएएस की, ये अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो ये उसके खिलाफ जारी किया जाता है कि आप ऐसा कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, आपको करना चाहिए, और नहीं करोगे तो आपको पद से हटाने के लिए कहा जा सकता है। ये होता है। फिर आती है निषेधाज्ञा। ये क्या होता है, ये बेसिकली किसी ऊपरी अदालत, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट है और एक है हाई कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहती है कि आप अपने क्षेत्र के अतिक्रमण कर रहे हो एवं ऐसे मुकदमों को अपने पास लेके आ रहे हो, तो आप जो है सीधा का सीधा उन मुकदमों को हमारे पास भेजोगे। ठीक है, आप ऐसे मुकदमों को अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, ये होता है निषेधाज्ञा के अंतर्गत। उसके बाद 2 और आ जाते हैं अभी हमारे,
दो में एक है अधिकार परीक्षा और एक है उत्प्रेक्षण रेट। अब ये अधिकार परीक्षा क्या होती है भाई? तो देखो इसमें क्या होता है कि किसी भी कोर्ट को जब ये लगता है कि कोई व्यक्ति एक ऐसे पद पे नियुक्त हो चुका है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं, यानी कि धांधलीबाजी से या धोखेबाज से भ्रष्टाचार के जरिए उस पर पहुंच गया है, तो न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है अधिकार परीक्षा को लेकर, उस पर लागू करती है, उसको भेजती है कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, उसकी सभी कानूनी कार्यवाही को हमारे सामने प्रस्तुत करो या फिर हम आपकी जांच करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे हो। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, जांच होगी तो दोषी साबित हो ही जाएगा। फिर आता है पांचवा, उत्प्रेक्षण रेट। इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, हाँ, उत्प्रेक्षण रेट में कि कोई भी ऊपरी अदालत निचली अदालत के खिलाफ या किसी अन्य सरकारी अधिकारी के खिलाफ इसको भेजती है और कहती है कि आप अपने इस अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हो, इसलिए आपको ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको दूसरे अदालत में हस्तांतरित कर दीजिए या फिर हमारे पास भेज दीजिए। ये होता है उत्प्रेक्षण रेट। सिंपल सा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसके संबंध में न्यायालय का फैसला। परमादेश, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक पदाधिकारी बन चुका है लेकिन वो अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, जैसे मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे तब लागू करते हैं। निषेधाज्ञा, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करे और अन्य मुकदमों की सुनवाई करे तो ऊपर की अदालतें ऐसा करने से उसे रोक सकती है। ठीक है? और चौथे में जब कोई व्यक्ति धांधलीबाजी से या फिर भ्रष्टाचार के जरिए पहुंच जाता है पद पे तो उसकी जानकारी की जाती है। और पांचवा उत्प्रेक्षण देते हैं, यानी कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण करके कार्य करे तो न्यायालय जो वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो इस संबंध में। ठीक है? और उसे दूसरी जगह हस्तांतरित कर देती है। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए बच्चों? कौन कौन से? मौलिक अधिकार की विशेषताएं, राज्य के नीति निर्माता की विशेषताएं और संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा की विशेषताएं, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की विशेषता। ठीक है? इसी चीज को आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। राइट द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद इवन ऑप्शन में है द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विच राइट्स हैज बीन टर्म्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब। ठीक है? तो क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के इजीली रीड आउट कर सकते हो आप सभी। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट पॉलिसी की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। फिर कौन सा अधिकार है? तो वो अधिकार है बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडिएशन एज दी, इसको कहते हैं इनके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडिएशन। इस तरीके से तो कौन कौन से रिट को जारी करता है? तो एक होता है होबियस कर्पस, ठीक है, मैंडेट होता है, इंजेक्शन, ये क्या है, इंजेक्शन, क्वेश्चन फॉर राइट्स एंड राइट फॉर रिट फॉर एक्सट्रोशन। इस तरीके से उत्प्रेक्षण रिट आप यहाँ पे लिख दोगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 28। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, देखिए बच्चों, एक सेकंड इसको हटा, पूरा लेके आ। हाँ, पहला ये है कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों का वर्णन करो या फिर प्रधानमंत्री की सरकार में जो भूमिका है उसका आपको वर्णन करना है 6 मार्क्स में। ठीक है? चलिए आइए समझते हैं क्या क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन में एक सेम भूमिका आप जरूर लिखोगे। क्या लिखोगे? कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रधान माना जाता है। सरकार के पास, यानी कि राष्ट्रपति जो है इसके पास बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी एवं आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वो इन शक्तियों का प्रयोग तभी कर सकता है जब वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। ठीक है? तो ये एक बेसिक सी भूमिका होगी। अब चलते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है इसकी तरफ। ठीक है? चलिए, तो पॉइंट में देखिए सबसे पहला जो इसका विशेष अधिकार है वो ये होता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देना। इसका मतलब क्या है? तो जब भी कोई विधेयक बनता है तो संसद के द्वारा जब विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है कि आपको इस पे साइन करना है, स्वाक्षर करना है, तभी वो लागू होता है। तब राष्ट्रपति को यदि लगता है कि ये फैसला या देश के हित में नहीं है या इसमें अभी कोई कमी है या किसी वर्ग के खिलाफ है ये, तो उसे राष्ट्रपति जो है वो दोबारा उसके पास भेज सकता है। ठीक है? संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। लेकिन जब दोबारा से राष्ट्रपति के पास आएगा तो मजबूरन उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। तो पहला क्या हो गया? विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते। दूसरा है वीटो शक्ति, यानी कि निषेध अधिकार। और इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है
कि राष्ट्रपति के पास जो भी विधेयक आया उसे वो बहुत लंबे समय तक अपने पास रख सकता है, एक अनिश्चित सीमा तक, यानी कि बिना किसी सीमा के किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है। जब संसद के द्वारा राष्ट्रपति को कोई विधेयक भेजा जाए, इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक को छोड़कर, ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति चाहे तो अपने पास एक अनिर्धारित लंबे समय तक रख सकता है। इस संबंध में वो अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का उपयोग करता है, जिसे हम निषेध अधिकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि लंबे समय तक किसी भी बेसिकली लंबे समय तक किसी भी विधेयक को अपने पास रखना वीटो शक्ति के संबंध में आ जाता है। तीसरा है यहाँ पे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति। काफी इंपॉर्टेंट है कि औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है भाई। देखो बेसिकली देखो विधेयक दो सदनों एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे जो है ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं, ये वाला है कि इसके तहत वो अपने राजनीतिक अधिकार का उपयोग करता है। बेसिकली देखो क्या होता है, जो भारत की चुनावी प्रणाली है, जो संसदीय व्यवस्था है, उसमें बहुमत का बहुत अहम रोल होता है। तो ऐसे में जब चुनाव के बाद किसी को पूर्ण बहुमत ना मिले, या फिर ये कह सकते हो कि गठबंधन की सरकार भी ना बने, या फिर वर्तमान की जो संसद है वो यदि भंग हो जाए, ठीक है, तो ऐसे में इसकी एक अहम भूमिका हो जाती है कि देश के लिए प्रधानमंत्री को चुनना जो देश का संचालन कर सके। और ये प्रधानमंत्री के बनने की, गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत ना मिलने की जो प्रक्रिया थी वो 1989 से 1898 के दशक में देखी गई थी कि इस समय राष्ट्रपति की जो शक्ति थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन के आंसर को भी लिख दोगे। तो कौन कौन से विशेष अधिकार हो गए, किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किसी विधेयक को अपने पास एक अनिर्धारित लंबे समय तक के लिए रख सकता है, जब संसद भंग हो, पूर्ण बहुमत ना मिले, गठबंधन की सरकार भी ना बने, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना इसका एक अहम कार्य हो जाता है। एकदम सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्या था हमारा यहाँ पे कि सेकंड था प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आइए भूमिका का वर्णन करते हैं। तो एक लाइन जो आप इसमें इसकी भूमिका में लिखोगे वो ये लिखोगे कि औपचारिक रूप से देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि राज्य यानी कि देश का विकास कैसे किया जाएगा और देश की जो प्रशासन व्यवस्था है वो कैसे संचालित की जाएगी। ठीक है, इस संबंध में देखिए सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं एक बार। हाँ, तो इस संबंध में देखिए पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये लिखोगे कि मंत्रिपरिषद जो है वो तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने शपथ की पद ग्रहण करता है, यानी कि ये मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। इसका मतलब प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का एक प्रधान व्यक्ति होता है जो ये तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग जो मंत्री होंगे तथा एवं जो मंत्री रहेंगे उन्हें किस किस तरीके का कौन सा मंत्रालय, कौन सा स्तर उन्हें दिया जाना है, ये भी कौन तय करता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, यह बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, अर्थात यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र हो जाए जिसकी वजह से पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, अर्थात इस संबंध में ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। यदि वो अपना वो बहुमत खोएगा तो वो अपना पद भी खो देगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक कि मंत्रिपरिषद के अस्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान व्यक्ति होता है। अभी देखो यहाँ पे चौथा, राष्ट्रपति को सलाह देना। बेसिकली प्रधानमंत्री जो है वो एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ प्रशासन के बारे में, जो भी कानून लागू किए जा रहे हैं उन सभी के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है, उन्हें जानकारी देता है। और इसी भूमिका की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री का ये जो पद है इसे सरकार की केंद्रीय धुरी कहा है, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद, जनता, राष्ट्रपति इसके बीच में एक सेतु का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद और कुछ पॉइंट आ जाता है। एक पॉइंट आप ये भी लिख दोगे, प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत। फॉर एग्जाम्पल ये मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है, लोकसभा का नेतृत्व करता है, मीडिया तक इसकी बहुत अच्छी खासी पहुंच होती है, कभी भी कॉन्फ्रेंस वगैरह बुला सकते हैं। जब चुनाव होते हैं तो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत उभार आता है, कोई भी विदेशी यात्रा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति की राष्ट्रीय नेता की छवि उभर के सामने आती है। तो ये होती है प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका इस तरह से। और भी चाहो तो आप अपनी तरफ से इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हो, बट पॉइंट इज टू बी कनेक्टेड विद द टॉपिक। ठीक है,
दोनों क्वेश्चन हो गए, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार और प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका। इस तरीके से आप इजीली इन सभी को यहां से लिख दो। बात करते हैं इसको इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखिए क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि डिस्क्राइब द प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के प्रिविलेजेस का आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, अथवा में डिस्क्राइब द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में क्या इसका रोल है उसे आपको यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम उसके विशेष अधिकार लिखेंगे राष्ट्रपति के, कैन रिटर्न टू बिल द हाउस टू द कंस्टिट्यूशन, वीटो पावर यानी कि प्रोहिबिशन, एंड फॉर्मली अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो प्रधानमंत्री की भूमिका है इस संबंध में, लीडर कैसे होते हैं, हेड होता है, ठीक है, एडवाइजिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, इस तरीके से लिखते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29, ये आपके फर्स्ट चैप्टर से लिया गया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या अध्ययन करते हैं और इस संबंध में किन्हीं दो राजनीतिज्ञों के विचारों को समझाइए, और अथवा में क्या है, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए दो क्वेश्चन है, एक तो क्या अध्ययन करते हैं और क्यों पढ़ना चाहिए। मोस्टली कुछ कुछ इसमें पॉइंट अलग है, बाकी बहुत से पॉइंट इसमें सेम भी है। चलिए देखते हैं भाई क्या पहले क्या अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली देखो, राजनीतिक सिद्धांत में हम उन सभी विचारों को, उन सभी नीतियों को एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं, उनको प्रतिबिंबित करता है ये राजनीतिक सिद्धांत, जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, हमारी सरकार, हमारे संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यानी कि ये सिद्धांत जो है वो हमारे विचार, नीतियों को प्रतिबिंबित करता है, जिससे हमारा सामाजिक जीवन अच्छा चलता रहे, सरकार कैसे बनती है और संविधान ने आकार कैसे ग्रहण किया है। अब इस संबंध में कुछ सिद्धांत आ जाते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता। ऐसी अवधारणा, ऐसे सिद्धांतों के ये अर्थ स्पष्ट करता है। साथ ही साथ यह कानून का राज, यानी कि जो कानून का शासन है उस संबंध में अधिकारों का कैसे बंटवारा किया जाना है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का दायरा क्या होगा, कौन सा व्यक्ति से यूज कर सकता है, क्या कौन सा पद का व्यक्ति से यूज कर सकता है, वो भी बताया गया है। और चौथा ये है कि समाज को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो नई व्याख्याएं उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि समाज में क्या होता है कि उसे नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो नई व्याख्याएं उत्पन्न करता है। ये सभी पॉइंट इजीली लिख देंगे किस संबंध में, कि हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं। तो कौन कौन सा अध्ययन करते हैं भाई, कई विचार नीतियों का अध्ययन करते हैं जिनसे हमारे समाज, सामाजिक जीवन, सरकार ने आकार ग्रहण किया है। इसमें हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता ऐसे इनका उल्लंघन, इनका अर्थ देखते हैं, स्पष्ट इनको अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ यह हमें कानून के शासन के अधिकारों के बंटवारे के संबंध में, न्यायिक पुनरावलोकन की सार्थकता की जांच के संबंध में ये हम इसमें पढ़ते हैं। और साथ ही साथ समाज में नई चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, इसकी व्याख्याएं जो है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। अब किन्हीं दो राजनीतिज्ञों के विचार में जानने थे, तो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से 5 आपको बताता। ठीक है, ये राजनीतिक सिद्धांत के बारे में राजनीतिज्ञ के विचार है। सबसे पहला विचार देखिए क्या है, ये है प्लेटो और अरिस्टोटल का। इन्होंने कहा कि राजशाही या लोकतंत्र बेहतर है या नहीं, इस संबंध में इन्होंने प्रश्न उठाया था। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में। फिर यहाँ पे रूसो जो व्यक्ति थे, रूसो जो राजनीतिज्ञ थे, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मानव जाति के मौलिक अधिकार के रूप में होती है, जो राजनीतिक सिद्धांत का एक अहम पहलू। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समानता के रूप में महत्वपूर्णता की तरह होती है, यानी कि समानता जो है वो महत्वपूर्ण होती है लोगों के लिए, ये राजनीतिक सिद्धांत में कहा गया। महात्मा गांधी ने कहा कि हिंद स्वराज पुस्तक में उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया है जो कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में यहाँ पे आ जाती हैं। और साथ ही साथ अम्बेडकर कहते हैं कि अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, उनके लिए कार्य किए जाने चाहिए। ये सभी क्या है, ये सभी इसके विचारों को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। ठीक है ना, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ये हो गया। अब है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों चाहिए, तो भाई बहुत से रीजन है इसको पढ़ने के। एक ही बार में अंडरलाइन हो जाएगा, हाँ हो तो गया। चलो 6 मार्क्स से पूछा गया है तो आप ये सभी पॉइंट इजीली लिख देंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं, बेसिकली पॉलिटिकल लेवल पे, उन समस्याओं को संबंध में एक दृढ़ निश्चय लेने वाला नागरिक बनने के लिए हमें इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अपने अधिकार को समझने के लिए, उनका उल्लंघन कोई करता है तो उसको कैसे दंड दिलाना है इसको समझने के लिए, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को समझने के लिए यह जरूरी है। तीसरा,
एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके आपके अधिकार क्या हैं, ठीक है, और आप जागरूक हो जाओगे तो ऐसे में आप अपनी राजनीतिक चेतना जागृत कर सकते हो इस संबंध, ठीक है। आपको वाद विवाद करना है, तर्क वितर्क करना है, लाभ हानि का आकलन करना है, तो ऐसे में एक सही कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को अध्ययन करना चाहिए। शासन व्यवस्था, इसकी उपयोगिता क्या है, कैसे ये संचालित होती है, लोकतंत्र की उपयोगिता क्या है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत आ जाते हैं, इन सभी का ज्ञान इसके संबंध में आ जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ये भी आ जाता है, और साथ ही साथ समाज में जितने भी पूर्वाग्रह समाप्त हो चुके, पूर्वाग्रह फैले हुए, उन सभी को कैसे समाप्त करना, ये भी आ जाता है, ठीक है। तो क्या क्या हम पॉइंट लिख देंगे कि भविष्य में जो भी समस्याएं आने वाली हैं उसके संबंध में एक अच्छा निश्चय लेने वाला नागरिक बनने के लिए, अपने अधिकार कर्तव्यों को समझने के लिए, साथ ही साथ जागरूक बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए, और अपनी राजनीतिक दृष्टि को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। हमें यदि वाद करना है, तर्क वितर्क करना है, लाभ हानि का आकलन करना है, तो हमें इसे पढ़ना चाहिए। अपने देश की शासन व्यवस्था को समझने के लिए, लोकतंत्र होता क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसके ज्ञान के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, एंड द लास्ट पॉइंट की समाज में जो भी पूर्वाग्रह फैले हुए हैं इनको समाप्त करने के लिए। तो ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के दोनों के ही दोनों, ठीक है। इस तरीके से 29 आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है, राइट द व्यूज ऑफ एनी टू पॉलिटिशियंस रिगार्डिंग व्हाट वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो पहले पॉलिटिकल थ्योरी बतानी, उसके बाद किसी पॉलिटिशियंस के व्यूज बताने। व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं इसके पॉलिटिकल के, ये लिख देंगे। उसके बाद जो व्यूज हैं, थॉट्स हैं, उसके बारे में, एंड देन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज इम्पोर्टेंट टू अस बाय मैनी वेज। किन वेज के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजीली आप इसे यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, भारत में स्थानीय शासन का विकास की जो प्रक्रिया है, आपको इसे समझाना है। स्थानीय शासन का विकास कैसे होता है, इसे समझाना है। अथवा में दिया हुआ है कि स्थानीय शासन के त्रिस्तरीय ढांचे का आपको विस्तार से यहाँ पे वर्णन करना है, त्रिस्तरीय ढांचे के संबंध में, ठीक है। चलिए पहले हम विकास की बात करेंगे, फिर त्रिस्तरीय ढांचे की बात करेंगे। तो बेसिकली देखो, इसे इस संबंध में आपको ज्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख लो, इजीली आप इसे समझ, ठीक है। तो पहले मैं इन 5 पॉइंट को यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, फिर बाकी के पॉइंट को समझें। देखिए आधुनिक समय में हम जो स्थानीय शासन देख रहे हैं, ये बेसिकली 1882 के बाद में अस्तित्व में आए थे। तो इस संबंध में जो पहला कदम था वो उठाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। इन्होंने ये जो स्थानीय शासन के निकाय हैं, इनको बनाने की दिशा में पहलकदमी की थी। उस समय इन स्थानीय शासन के निकायों को कहा जाता था मुकामी बोर्ड, ठीक है। क्या कहते थे उन्हें? मुकामी बोर्ड कहा जाता। दूसरा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, आपको पता है इसने बहुत सारे कार्य किए थे देश की आजादी के संबंध में भी, तो इसने बहुत सारे ऐसे ही जो स्थानीय मुकामी बोर्ड थे, इनको और ज्यादा इनके जो बेसिकली ब्रांचेस थे, इनकी बात की, खोलने की, साथ ही साथ इसको और ज्यादा कारगर, यानी कि और ज्यादा इसको मजबूत बनाने, और ज्यादा इसको लोकतंत्र बनाने की बात कही थी। इसी संबंध में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1999 में। तो इसमें अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत को बनाया गया, जिसके बाद जब 1935 आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1935 का, तो इसमें भी ग्राम पंचायत बनाने की जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे करके चलती रही, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हो गई कब तक की, ये जो हमारे 1935 है इसकी। फिर जब भारत आजाद हो जाता है, उसके बाद की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो जाती है कि जब भारत आजाद होता है, तब यहाँ पे संविधान का 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है, इससे स्थानीय शासन को बहुत ही ज्यादा मजबूत आधार मिलता है। हालांकि ये 1990 के आसपास में हुए थे, 1990-91 के आसपास, याद नहीं आ रहे मुझे, ठीक है ना। तो उससे पहले भी 1952 में एक कार्यक्रम यहाँ पे चालू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसमें ये बेसिकली कार्यक्रम तो ये था, चल रहा था, लेकिन इसके पीछे से एक सोच काम ये कर रही थी कि स्थानीय विकास जो है, स्थानीय शासन का जो विकास है, इस संबंध में विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाके के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, किसमें? 1952 के
विकास कार्यक्रम के तहत। फिर 1989 में पीके थुंगन समिति के द्वारा स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई और फाइनली इन्हें संवैधानिक दर्जा भी मिल गया था। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन। सिंपल सा आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन के द्वारा पहलकदमी की गई, उस समय इन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था। कांग्रेस के द्वारा ऐसे मुकामी बोर्डों को और ज्यादा कार्यक्षम और ज्यादा लोकतंत्र बनाने की बात की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 ये दोनों से ही गांव-गांव में ग्राम पंचायतें बनी थी। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है जिसमें स्थानीय विकास को और ज्यादा मजबूत करने के लिए लोगों की भागीदारी इसमें बढ़ाने की बात कही गई थी। 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकाय को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात कही और 73वें और 74वें संविधान संशोधन से ये और भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। ठीक है, अब इसी संबंध में देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। स्थानीय शासन के त्रिस्तरीय ढांचे का विस्तार से वर्णन कीजिए। त्रिस्तरीय यानी कि इस तरीके से अगर आप एक पायदान बनाते हो, ठीक है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पे टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, इन सभी की विशेषता में समझानी है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली स्थानीय शासन के त्रिस्तरीय ढांचे की जो विशेषता है यहाँ से हो जाती है शुरू। इस संबंध में सबसे ऊंचा जो पायदान है, यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज होता है, इस संबंध में सबसे ऊपर पे होती है जिला पंचायत, सबसे नीचे होती है प्रखंड या तालुकत और सबसे मतलब बीच में होती है ये, तो सबसे नीचे होती है हमारी ग्राम पंचायत। तो बात करेंगे जिला पंचायत में। सबसे पहला पॉइंट, एक जिले के अंतर्गत चाहे 10 गांव आते हो चाहे 20 गांव आते हो, सभी गांव के अंतर्गत ये पूरा का पूरा जो एरिया है उस पर शासन करते हैं। जिला पंचायत जिले की जो पंचायत की व्यवस्था है उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करती है, साथ ही साथ विकास कार्य को कैसे समन्वित करना है ये भी देखती है। तीसरा, ये पंचायत समितियों में जो भी राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान होता है उसको स्थानीय लोगों तक बांटती है, स्थानीय पंचायतों को बांटती है। साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भी यदि कार्य किया जाना है तो वो जिला पंचायत के मुखिया को ही दिया जाता है और उनको दिया जाता है तो वो इन कार्य को इजीली संपन्न भी कर देते। तो ये होती है जिला पंचायत के बारे में बात, इजीली समझ गए। फिर आ जाती है प्रखंड या फिर तालुकात पंचायत। अब ये क्या होती है भाई, इसमें देखो बेसिकली क्या होता है, ये ग्राम पंचायत से थोड़ी बड़ी पंचायत होती है। ये एक प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर की पंचायत होती है। इसे स्थानीय शासन को प्रखंड पंचायत कहते हैं। ये बेसिकली उसमें होती है जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं वहां पर इन मंडल की जरूरत नहीं होती, जो बड़े होते हैं वहां पे बनाई जाती है। अब इसके कार्य क्या होते हैं, तो आग, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी, ऐसी जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इन सभी आपदाओं में सहायता करने की व्यवस्था ये करता है। साथ ही साथ सार्वजनिक बाजार, मेलों, इन सभी का प्रबंधन भी इसी के द्वारा किया जाता है उस लेवल पे। ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, स्वच्छ आदि जो कार्यक्रम है वो एक ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे इसी के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए आप सभी। तो अब यहाँ पे देखिए आगे आ जाता है सबसे आखिरी ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत के बारे में आप सभी को ही पता होगा। एक गांव के अंदर, इस ग्राम पंचायत के अंदर एक या एक से अधिक गांव आते हैं। इसका जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच यानी कि मुखिया होता है। इनके कार्य बहुत से होते हैं, जैसे कि गांव में आवासों का निर्माण किया जाए ताकि जो लोग हैं वो आसानी से रह सके, परिवार एवं सामाजिक कल्याण के कार्य किए जाएं, पशुपालन, दुग्ध पालन, मुर्गी पालन, इन सभी को लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि और अधिक से अधिक आय वो निकाल सकें। पेयजल, सड़क, पुल, घाट, इन सभी का निर्माण करवाना भी कार्य होता है इसके गांव लेवल पे। गांव में औपचारिक शिक्षा 1 से 5वीं, 1 से 12वीं तक इन सभी को उपलब्ध कराया जाए। पुस्तकालय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी जो कार्य हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखी जिला पंचायत, जिस जिले के अंदर जो गांव आते हैं राज्य के कार्यों को नियंत्रित करता है। प्रखंड यानी कि एक बड़े स्तर पे ये बनाई जाती है और बहुत से इसके कार्य हैं। और ग्राम पंचायत, इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो गया। फिर यहाँ पे आ जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, राइट द पर्पस ऑफ पर्पस नहीं है, प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो क्या प्रोसेस रहा है इस संबंध में आप ये पॉइंट यहाँ से इजीली पहले रीड आउट कर लो। ठीक है, जब आप ये पॉइंट लिख दोगे उसके बाद आपके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे इजी वाले पॉइंट। ठीक है, और जैसे आप इसे लिखोगे आपके 6 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद
कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्री जो टायर है स्ट्रक्चर लोकल गवर्नमेंट का। तो इस संबंध में सबसे पहले आ जाती है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट शासन है, स्थानीय शासन, इसके बारे में। फिर आप ब्लॉक या इसे तालुकात पंचायत भी कह सकते हो, जो अगली वाली है ब्लॉक या तालुकात। और सबसे निचले पायदान पे होती है विलेज पंचायत, ठीक है, जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं। इस तरीके से ये इसके कार्य हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आज की इस वीडियो का जो कि हमारा यहाँ पे मेन प्रोसेस था, बेसिकली सेक्शन नंबर डी और ई। सेक्शन ई में हमारे बेसिकली 6 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चन थे, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। और ये कौन से क्वेश्चन थे? बेसिकली अनुभाग ई था, सेक्शन ई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसी तरीके से जो हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था, पहले वाला सेक्शन था, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, जो कि बेसिकली इसमें क्या थे, सेक्शन डी यानी कि पैसेज, कार्टून एंड जो मैप बेस्ड क्वेश्चन थे इसके बारे में। तो सभी क्वेश्चन को हमने इजीली यहाँ पे रीड आउट कर लिया है और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझ लिया है। बच्चों मैं आपसे फिर कहता हूं, अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने पार्ट नंबर 1 इसकी वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से चेक करके देख लेना, या फिर अभी जो एंड स्क्रीन होती है उस पर आ जाएगा, देख लेना, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। या फिर और भी सारे तरीके बता देता हूँ ताकि आप देख ही लो। चैनल पे जाओ, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एकदम बिल्कुल टॉप पे पार्ट 1 का, आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे आज का क्वेश्चन पेपर खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करो, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छी वीडियो बनाने का। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने सभी दोस्त, सभी बच्चे अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ भाई हमारी मेहनत भी रंग लाती है, बच्चों को भी समझ में आता है जो हम समझाते हैं, ठीक है ना। हमें बहुत अच्छा लगता है जब अपना फीडबैक शेयर करते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।